तो नए बजट ने बिल्कुल तहलका मचा दिया इसके अंदर रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि इतनी सारी चीजें इससे चेंज होती हैं कि जब प्रॉपर्टीज बिकेंगी तो कितना टैक्स लगेगा, कितनी री इन्वेस्टमेंट होगी या नहीं होगी, क्या लोग ब्लैक में करना शुरू कर देंगे, या बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा इसलिए लंबा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। मैंने सारा कुछ बना के रखा हुआ है कि इसको मैं कैसे सिंपल कर सकता हूँ, पर थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा आपको ध्यान भी लगाना पड़ेगा। और हो सकता है कि जैसे अभी नया नया आया है, ठीक है ना, अभी तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला है कि भाई हम ये प्रपोज करते हैं। I have two announcements to make for those opting for the new regime. तो हो सकता है कि ये प्रपोजल आगे जाके रिजेक्ट भी हो जाए, ठीक है, पर ऐसा लग नहीं रहा, वैसे हो ही जाएगा पास। पर अगर हो गया या अभी कुछ डिटेल्स आई, जैसे पहले दिन कुछ डिटेल्स आई, अगले दिन थोड़ी सी चेंज हो गई, तो दोबारा अगर कुछ चेंज हो गया, या हो सकता है कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं, तो एक नया वीडियो उसके लिए शूट कर देंगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लो और आप अपनी वो नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर लेना, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कब आया कब गया। साउथ दिल्ली या फिर इंडिया में रियल एस्टेट को लेके मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने भी एक क्लियर इस पे वीडियो बनाया है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा या चेंजेस भी क्या हुए हैं। हर कोई इक्विटी की बात कर रहा है, बर्बाद हो गए कर रहे हैं, कोई बर्बाद नहीं हुए। ऑल इन ऑल बहुत अच्छा हुआ है ये एक्चुअली। अगर आप देखोगे, मतलब देखो, बहुत सारे लोगों का नुकसान भी होगा, पर इसमें पॉजिटिव में भी देख सकते हो कि कहीं कहीं जगह फायदे भी हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। अच्छा, बिफोर वी गो ऑन, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन और दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस और एनीथिंग। आप अपने सीए को, अपने लॉयर को बिल्कुल अच्छे से कंसल्ट करना, पूरी तरह करना, और मेरे को पूरी तरह से भूल जाना। मेरे पास ये नहीं आना चाहिए बात में कि मैंने कुछ गलत बताया और आपने इससे डिसीजन गलत ले लिया। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैंने बहुत ऑनलाइन भी देखा, कोई वीडियोस ही नहीं है, मैं खुद ही समझना चाह रहा था, तो मैंने सारा कुछ जब बैठ के स्टडी किया, मैंने कहा जब हमें समझ आई गया तो हम ही वीडियो शूट कर देते हैं। ओके, वेरी गुड। सो हुआ क्या है बेसिकली कि बजट में अभी जो नया रेट्स प्रपोज हुए हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया तो इट्स फाइन, थोड़ा सा बस प्रॉपर्टी का वो समझ लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। तो पहले क्या होता था कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और कुछ साल बाद बेच दी, ठीक है, तो जो आपको प्रॉफिट होता था, जैसे 1 करोड़ की खरीदी और 2 करोड़ की बेच दी, तो 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया उसमें। तो जो प्रॉफिट होता था उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती थी, ठीक है। दिस वॉज कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि आपको गेन हुआ है, आपका कैपिटल एसेट माना जाता है प्रॉपर्टी, कि उसको कैपिटल एसेट कहते हैं फॉर वॉट एवर रीजन, वो भी समझना इतना जरूरी नहीं है वैसे, पर कहते हैं बस। तो जब आप वो बेचते हैं, जो प्रॉफिट होता है उस पर आपको टैक्स लगता था, ठीक है। तो इन अ नटशेल इसको थोड़ा सा आसान से समझते हैं कि क्या होता था। जो भी आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदी और फिर कुछ प्रॉफिट पे बेच दी, तो जो प्रॉफिट का पार्ट है, जैसे इतने की बेची तो उसमें इतना प्रॉफिट है, तो सिर्फ उस प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती थी, ठीक है। तो वो कितना लेती थी? तो अगर आप किसी प्रॉपर्टी को ज्यादा होल्ड कर लेते थे, जैसे आपने खरीदी और 2 साल तक नहीं बेची, तो 2 साल के बाद बेचने पे वो कहते थे हम आपसे टैक्स कम लेंगे, उसको कहते थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसमें वो आपसे लेते थे 20% का टैक्स, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे हम आगे जाके लेंगे और क्लियर हो जाएगा, बट इन अ नटशेल वो 20% था, अब उल्टा कम हो गया, अब वो 12.5% हो गया, ठीक है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आई मीन, आप इनकम टैक्स पे भी 30% तो इनकम टैक्स दे ही रहे हो अपनी इनकम पे, तो 12.5% में आपका प्रॉफिट है, तो ये तो कम ही है। अब हम सिर्फ लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म में लेकिन एक चीज ये थी कि अगर आपने आज एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, तो कुछ साल होल्ड कर लिया, 2 से ज्यादा, यानी 4-5 साल जितना भी होल्ड कर लिया, फिर जब आप उसको बेचते थे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था। लेकिन जो आपको प्रॉफिट हुआ है, अगर आप उसको री इन्वेस्ट कर देते थे किसी और प्रॉपर्टी को, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदने में, तो वो टैक्स 0 हो जाता था। तो समझ लो आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और 5 करोड़ की बेच दी, अब आपका 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। तो ये 4 करोड़ अगर आप री इन्वेस्ट कर दो एक और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने में, कोई फ्लैट या कोई घर बना हुआ खरीद लिया आपने, तो आपको उस पर टैक्स नहीं लगता था। पर आपको 4 ही इन्वेस्ट करने थे, 5 पूरे नहीं करने थे, 4 करने थे, ठीक है। वो चीज अभी भी एप्लीकेबल है, ठीक है, क्योंकि हम एक नेक्स्ट पॉइंट में जाने वाले हैं जो आपको शायद कॉम्प्लिकेटेड लग जाए, तो इसलिए मैं ये चीज पहले क्लियर कर रहा हूँ कि आपका टैक्स कम है, ज्यादा है, जो भी है, वो तब है जब आप उसको री इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अगर आपने 2 साल से ज्यादा होल्ड किया, आपका टैक्स 0 हो सकता है, आप सारा री इन्वेस्ट कर दो जो भी प्रॉफिट आया, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा ना इसमें एक चीज है इंडेक्सेशन जो समझनी पड़ेगी। अब क्या किया गवर्नमेंट ने, कह दिया कि अब से कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगी आपको। इंडेक्सेशन क्या थी? इंडेक्सेशन ये थी कि समझ लो आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और कुछ साल उसको रखा, तो उस दौरान कुछ महंगाई भी तो हुई ना, ठीक है। समझ लो वो 1 करोड़ रुपए आज 2 करोड़ रुपए बन चुके हैं, है ना। आपने 1 करोड़ की खरीदी थी, पर तब के 1 करोड़ आज के 2 करोड़ के बराबर है, क्योंकि महंगाई हो गई है। तो गवर्नमेंट क्या कहती थी कि आपने कितने का बेचा माइनस कितने का खरीदा इज द प्रॉफिट। तो कितने का जो खरीदा
ठीक है, वो महंगाई की वजह से आपको एक हायर फिगर अलाउ हो जाती थी। जैसे आपने 1 करोड़ की खरीदी थी, 5 करोड़ की बेची, तो प्रॉफिट तो 4 करोड़ हो गया। तो आप 4 करोड़ पे टैक्स ना दो, आप ऐसा करो, क्योंकि महंगाई से तो हम उस 1 करोड़ को 2 गिन रहे हैं अब, तो 5 - 2 कर लो, यानी अब आपका टैक्स सिर्फ 3 करोड़ पे लगता था। ठीक है, ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता था। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि इंडेक्सेशन नहीं है, आपने 1 करोड़ की खरीदी थी, 5 करोड़ की बेची है, आप 4 पे ही टैक्स दोगे। ठीक है, जस्ट टू पुट इन पर्सपेक्टिव, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी जैसे समझ लो 2000 में खरीदी थी, साल 2000 में, ठीक है, 2000 में खरीद के अगर आपने 2000 इसमें बेची है 24 में, तो आपकी फिगर्स आ जाती हैं राउंड अबाउट 3.6 टाइम्स। ठीक है, तो आपने अगर 1 करोड़ की खरीदी थी और आज 5 करोड़ की बेच दी, तो 3.6 करोड़ पे आपका टैक्स नहीं था, which is amazing। आप समझ रहे हो, और 3.6 पे नहीं था और बाकी पे फिर 20% लगता था। लेकिन अब क्या होगा, अगर आपने 1 करोड़ की खरीदी थी और 5 करोड़ की बेच दी, तो पूरे 4 करोड़ के ऊपर आपका टैक्स लग जाएगा। तो टैक्स उस केस में बढ़ गया है एक्चुअली। ठीक है, चाहे वो 12.5% है 20% की जगह। जब समझ थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो गया, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, आप समझ लो कि किसी ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, ठीक है, और हम कहते हैं उसने ली थी वो 1995 में, और आज उसने 2024 में जाके वो प्रॉपर्टी बेच दी। ठीक है, 1 करोड़ की ली थी और समझ लो 2024 में 5 करोड़ की बेच दी। तो इसमें क्या होता था कि गवर्नमेंट कहती थी अच्छा 95 में इतने की ली थी, पर वो कहते हैं कि 2001 की वैल्यू आप ले सकते हो। सो 95 की वैल्यू 1 करोड़ थी और समझ लो 2001 में वो 1.5 करोड़ की होगी थी, तो वो कहेंगे कि आप 2001 की वैल्यू ले लो, है ना, 1.5 करोड़ रुपए। तो अब 1.5 से लेके उसमें महंगाई जोड़ी जाती थी। ठीक है, अगर आप 2001 से लेके आज तक की महंगाई जोड़ो, जिसको इंडेक्सेशन कहते हैं, ठीक है ना, जिससे कि हम अपनी कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं, तो वो हमारी कॉस्ट 1.5 नहीं, पहले तो 1 का खरीदा तो वहां से 1.5 पे ऐड होते 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 वो 5.5 करोड़ बन जाता है। तो आपकी कॉस्ट ही 5.5 करोड़ गिन ली जाती थी, और अगर आज आपने प्रॉपर्टी 5 करोड़ की 5.5 करोड़ की बेची, आपका टैक्स 0 था एक्चुअली, यू नो। तो इंडेक्सेशन का जिनका बहुत लंबे टाइम से जिन्होंने प्रॉपर्टी होल्ड की हुई है, उसमें बहुत बहुत फायदा था। अब इंडेक्सेशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये जरूर मिलेगा कि अगर आपने 95 में प्रॉपर्टी खरीदी थी और समझ लो 1 करोड़ रुपए की, और 2001 में अगर 1.5 करोड़ रुपए रेट हो गया, ठीक है, तो 2001 की वैल्यू ही ली जाएगी, आपकी 95 की नहीं ली जाएगी। ठीक है, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी थी जो आपने 1 लाख रुपए की ली थी 1950 में, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने ली थी, है ना, तो 1950 की वैल्यू नहीं ली जाएगी, 2001 की वैल्यू ली जाएगी। अब अगर 2001 में वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए थी और आज 5 है, तो आज आपने 5 करोड़ की बेची है, तो जो वो बीच में भी मैं इंडेक्सेशन से आपकी कॉस्ट 5.5 हो जाती थी और आपका टैक्स 0 हो जाता था, अब वो नहीं होगा। अब आपको 5 - 1.5, 5 - 1.5, 3.5 करोड़ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने इसकी फिगर भी बनाई थी। तो पुराने केस में जहां पे इंडेक्सेशन ली, वहां तो आप अगर 1 करोड़ की ली, 5 करोड़ की बेची, तो टैक्स 0 हो गया था। अब विदाउट इंडेक्सेशन अगर देखते हैं, तो अगर आपने 1 करोड़ की 95 में ली, तो 2001 की वैल्यू लेंगे 1.5, और आज अगर आपने 5 करोड़ की बेच दी, तो आपका टैक्स बन जाता है 44 लाख। तो ये पहले होता था 0, अब हो गया आपके लिए 44 लाख। सो यू सी योर टैक्स हैज गॉन हायर, बट दिस चेंजेस, क्योंकि अब ये 44 लाख कैसे आया, ये 12.5% ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है ना, तो 3.5 करोड़ का 12.5% है। लेकिन अब हम एग्जांपल को अगर थोड़ा सा चेंज कर दें, अब हम कहते हैं कि अच्छा 95 में 1 करोड़ की ली, 2001 की वैल्यू हमने गिन ली कि 1.5 की थी। अब अगर आपने 10 करोड़ की बेची 2024 में, यानी करंट टाइम में, तो पुराने सिस्टम के हिसाब से आपको इंडेक्सेशन के बाद आपकी वैल्यू आ जाती है अराउंड 5.5 करोड़ के आसपास आ जाती है। सो 1.5, नाउ इट बिकम्स अराउंड 5.5, तो 4.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आपको फिर भी हो गया 10 करोड़ की बेचने के बाद, तो आपका 90 लाख रुपए टैक्स बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आज वो चीज 10 करोड़ की हो चुकी हो, तो आपका टैक्स बन गया 90 लाख। ठीक है, नए सिस्टम में अगर देखें, ये था अगर आप इंडेक्सेशन ले पाते तो आपका 90 लाख बनता। नए सिस्टम में अगर हम देखें, तो आपका टैक्स बन जाएगा, अगर 10 करोड़ की हो जाए, अराउंड 1 करोड़। तो इतना फर्क नहीं है, आप समझ रहे हो। अगर रेट इतने ज्यादा बढ़ गए, ये हो क्यों रहा है बेसिकली, अगर थोड़ा मैथमेटिकली देखने का मन कर रहा हो, तो इसको ऐसे देख सकते हो कि पहले इंडेक्सेशन तो थी, लेकिन टैक्स रेट भी ज्यादा था, 20% था। अब इंडेक्सेशन नहीं है, पर टैक्स रेट भी 12.5% है। ठीक है, अच्छा इसको और ज्यादा अगर बढ़ा दे तो, क्योंकि हमने देखा कि अगर हम
5 करोड़ तक देख रहे थे तो बहुत नुकसान हो रहा था। अगर 1 करोड़ की चीज 5 की हो गई तो बहुत नुकसान, अगर एक की चीज 10 की हो गई तो नुकसान बहुत हल्का सा था, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन अगर ये 1 करोड़ की चीज 20 करोड़ की हो जाती तो समझ लो 1 करोड़ की ली थी 2001 में, हमने कहा हम 2001 की वैल्यू लेंगे तो वो 1.5 करोड़ है, तो हम 1.5 करोड़ से शुरू हो रहे हैं। अगर आपको इंडेक्सेशन मिलती और 20 करोड़ रुपए भी होता तो आपका टैक्स बनता था 2.9 करोड़। ठीक है, अगर इंडेक्सेशन मिलती, वैसे कैंसिल हो गई है, पर अगर मिलती तो आपको आज टैक्स बनता 2.9 करोड़। लेकिन नई वाले सिस्टम में आपका टैक्स बनेगा सिर्फ 2.3 करोड़। तो इसके अंदर आपने 60 लाख रुपए आपके बच गए। तो इससे क्या पता चलता है, जिनकी प्रॉपर्टीज 10-20 गुना बढ़ चुकी हैं फ्रॉम 2001, ठीक है, 2001 में जो भी वैल्यू थी वहां से अगर 10-20 गुना बढ़ गई है, 10-20 टाइम्स बढ़ गई है, 10 गुना, 11 गुना, 12 गुना, 15 गुना या 16 टाइम्स, 20 टाइम्स, वट एवर इन बिटवीन दैट, तो उनको एक्चुअली इस नई वाली से फायदा हो रहा है, उनको नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ, लेकिन ज्यादातर लोगों को ऐसे, अब किसी ने 2010 में ली होगी, है ना, और उसका रेट ज्यादा बड़ा नहीं होगा या जो भी है, तो उसको काफी फायदा मिलता था इंडेक्सेशन से, उसका वो फायदा मारा गया। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट टर्म पे। आज समझ लो आप एक इन्वेस्टर हो और आपने एक बिल्डर से जाके एक प्रॉपर्टी खरीद ली जो अभी बननी शुरू हुई थी, और आपने सारे पैसे दिए, रजिस्ट्री वजिस्ट्री सब करवा ली और आपके नाम पे प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, आपने 5 करोड़ रुपए की ली और आपने कहा भी मैं इसको, और मार्केट तो बढ़ रही है, तो आपने इसको 7 करोड़ रुपए का बेच दिया 2 साल बाद। ठीक है, 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया। इस 2 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के ऊपर आपको अब सिर्फ 12.5% देने हैं, जो आपको पहले 20% देने पड़ते थे। तो वहां आपका जो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं 2, 4, 5 साल वाले, इनको बहुत फायदा हुआ है। और इससे होगा क्या, लोग कहेंगे यार हम टैक्स ही दे देते हैं। ठीक है ना, पहले था 20% लग रहा है, री इन्वेस्ट कर देंगे तो ठीक है, लोग कहेंगे यार टैक्स ही दे देते हैं, इस पैसे को हम इक्विटी में ले जाएंगे या कुछ कर लेंगे। ऑल आई एम सेइंग इज फ्रॉम अ ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम अ इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, कुछ सालों में बेच के बाहर हो जाते हैं, उनके लिए तो ये मूव बहुत अच्छी है। जिनके पास बहुत पुरानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए भी अच्छी है। हाँ, जहां पे रेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़े 2001 के बाद से लेके, मतलब 2001 से लेके 2024 तक, उनका ऐसे लगता है कि थोड़ा सा उनका टैक्स ज्यादा लग जाएगा। आई एम सॉरी फॉर देम, बट दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन। आई होप दिस वीडियो हैज बीन हेल्पफुल। थोड़ा सा इसको और स्टडी करेंगे, इससे रिलेटेड और भी वीडियोस वगैरह बनाएंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है यार ये तो बताया नहीं, तो आप मुझे जरूर बता देना कमेंट्स वगैरह में। आई कैन रिकॉर्ड अनदर वन, आई हैव अ लॉट ऑफ सीएस अवेलेबल, आई कैन डिस्कस विद देम एंड maybe do a joint interview with a CA to explain all of these things. Do subscribe to the channel for that reason. और अगर सब्सक्राइब करके आप उसके नोटिफिकेशंस ऑन करोगे तो जब भी वो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे तो वो आपको दिख जाएंगे। लाइक कर देना, reaches more people and helps me out. Thank you so much.